हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग सभी, क्या हाल चाल है? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली सुबह 9:30 बजे अपनी क्लास होती है, जहां पर हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे रेस्पॉन्स शीट जो हमारे पास में आई है, वो मैं क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं। चलिए, और ये वाली जो क्लास चलेगी केवल इस वीक चलेगी, 1-2 दिन और चलेगी। बाकी आप लोगों को इन दोनों क्लासेज को ही फॉलो करना है। एमसीक्यू के लिए यहां पर 2 पीएम पे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं सारे। 1 पीएम पे साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। क्लास में जुड़िए, आप लोगों को यहां पर आपकी रैंक भी मिलेगी। देखो तो सॉरी भैया, तैयारी कैसे चल रही है। तो ज्वाइन कैसे करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहां पर गोल सेलेक्ट करें एसएससी एग्जाम, इसके स्पेशल क्लासेज में आइए, मेरा नाम सर्च करिए नीरज जांगेड़, मुझे आप लोग फॉलो करें। इधर स्पेशल क्लासेज में आपको मिल जाएगी क्लास। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे, आप लोगों से पहले कोड पूछा जाता है, तो कोड में नीरज 11 लगा के आप लोग इसको अनलॉक कर लेंगे। बेहतर तैयारी के लिए दोस्तों सब्सक्रिप्शन से जुड़िए। यहां पर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, हर क्लास की शानदार पीडीएफ मिलती है, सभी टीचर्स की सारी क्लासेज है, अनलिमिटेड एक्सेस है। कितनी बार आप लोग देखो, तो जब आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे, यहां पर आपके पास में प्राइज आएगी, कोड लगाइए नीरज 11, जो डिस्काउंट आएगा वो वाली प्राइज आप लोग यहां पर पे करेंगे। किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले, नीरज 11 कोड हर जगह एप्लीकेबल है, लगाओ, डिस्काउंट पाओ। चाहे आप लोगों को यूपीपीएससी का लेना हो, यूपीएससी का, गेट का, नीट का, सब जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए आ जाओ। कुछ जने बोल रहे सर नोटिफिकेशन नहीं आया। अरे यार, नोटिफिकेशन का क्या जरूरत है यार, आप खुद एक नोटिफिकेशन हो। आपको पता रहना चाहिए 9:30 बजे क्लास है या फिर 1 बजे क्लास है, 2 बजे नोटिफिकेशन आए या नहीं आए, हमको तो क्लास में आना है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 29 दिसंबर को दोपहर 3 बजे की शिफ्ट में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग करते हैं। बताएं अब दोस्तों, कितना गंदा क्वेश्चन बनाया बताओ। ये क्वेश्चन इतना बढ़िया बन सकता था, मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन बहुत बहुत बेकार क्वेश्चन बना दिया। इतना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता था। देखो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, दिख रहा है ना आपको? हाँ, बोला जा रहा है सीरीज में, सीरीज का मतलब होता है दोस्तों श्रेणी क्रम। तो सीरीज में 4 प्रतिरोध आप लोगों ने लगाए हैं, हर एक प्रतिरोध, हर एक रेजिस्टेंस का मान कितना है? 1/4 ओम है। तो आप लोगों को बोला जा रहा है अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। बेकार क्वेश्चन है, बहुत बेकार। आप लोग बोलेंगे सर इतना क्या बोल रहे हो, बेकार बेकार क्या हो गया? देखो देखो दोस्तों, सिंपल सी बात क्या है, जब भी कोई रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, जब भी कोई प्रतिरोध श्रेणी में होते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे मान लो पहला प्रतिरोध है ये R1, दूसरा है आप लोगों का R2, तीसरा मान लीजिए R3। ये एक श्रेणी में ना, एक सीरीज में ना, तो जब भी रेजिस्टेंस आपके यानी प्रतिरोध जब भी सीरीज में होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? जस्ट सिंपली आप लोग इनको ऐड कर दो। 3 है तो 3, 4 है तो 4। तो 1/4 ओम का एक प्रतिरोध था, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी 4 बार आ रहा है। तो 4/4 करोगे, 1 ओम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को क्या पूछना चाहिए था? क्वेश्चन को ऐसे पूछना चाहिए था कि भैया 1/4 ओम, या मैं आप लोगों को बोलूं 0.25 ओम के हमारे पास में 4 रेजिस्टेंस है, 4 प्रतिरोध है। आप लोगों को इनको कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करना है कि आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले। फिर हम लोग दिमाग लगाते हैं यार, इसको सीरीज में जोड़े या पैरेलल में जोड़े। क्लियर है क्या? तो सीरीज में जोड़ने पे सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि सीरीज में तो देखो सिंपली आप लोगों का सब ऐड होता हुआ जा रहा है, ऐड होता हुआ जा रहा है। समझे नहीं समझे बात को? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। बेरी बेरी एक रोग है, एक डिजीज है बेरी बेरी, तो किसकी कमी से होती है बताएंगे। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, विटामिन बी की कमी से होता है। और कौन से विटामिन? विटामिन बी तो पूरा कॉम्प्लेक्स है, एक समूह है जिसमें टोटल 8 विटामिन है। विटामिन B1 की वजह से होती है, कमी की वजह से होती है, विटामिन B2 की कमी की वजह से होता है। दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होता है। क्लियर है क्या? विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थायमिन। तो ये थायमिन की वजह से होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताएंगे। नींबू के रस का पीएच आप लोगों को बताना है।
लेमन जूस जो होता है ना उसका पीएच की वैल्यू बतानी है। तो देखिए दोस्तों, जो लेमन का जूस होता है, नींबू का रस होता है, उसकी पीएच होती है 2.3 के आसपास। अब ऑप्शन में देखिए, अब एक एक चीज मुझे बताओ, नींबू जो होता है आप लोगों का, ये स्वाद में खट्टा होता है या कड़वा होता है? खट्टा होता है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एसिड पाया जाता होगा, और भैया एसिड जो होता है उनकी पीएच 7 से कम होती है। तो हम लोग गलती से भी ये वाले ऑप्शन तो लगा ही नहीं सकते यार, गलती से भी ये वाले ऑप्शन तो लगा ही नहीं सकते। एक ही ऑप्शन बचा था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बाकी ध्यान रखिए दोस्तों, 2.3 के आसपास होती है, 2.2 2.3 के आसपास, ठीक है। चलिए बताए आप लोग, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइए। देखो आप लोगों को बोला जा रहा है मायोपिया हो रहा है किसी व्यक्ति को, जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष यानी नियर साइटनेस भी बोलते हैं। इसको आप लोग सही करना है तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करोगे? पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है सिलेंड्रिकल लेंस, दूसरा आप लोगों को दिया हुआ है बाइफोकल लेंस, तीसरा आप लोगों को दिया हुआ है डाइवर्जिंग लेंस, और चौथा आपको दिया हुआ है अभिसारी। तो अगर ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये जरूर आप लोगों का, अभिसारी को इंग्लिश में कन्वर्जिंग बोलते होंगे, ठीक है। बताइए, देखो पहले आप लोग समझो मायोपिया में होता क्या है। ये हमारी ह्यूमन आई है, ये हमारी ह्यूमन आई है, ठीक है। आप लोगों को पता है हमारे आई में जो नेचुरल लेंस होता है वो कौन सी नेचर का होता है? वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से इस लेंस पे आती है तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को कन्वर्ट करता है ना, इनको सिकुड़ता है। और जब ये आप लोगों की प्रकाश किरणें रेटिना पर मिलती है तो वहां पर प्रतिबिंब बनता है। बट जिसको मायोपिया है उसके बताऊं क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि ये जो आप लोगों की प्रकाश किरणें है ना, ये पहले ही कन्वर्ट हो जाती है, यानी जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो अब आप लोगों को इस प्रॉब्लम को सही करना है, तो हम लोग चाहते हैं इमेज यहां पर नहीं बन के यहां पर बने। तो ज्यादा कन्वर्ट कर रहा है ना ये, इसके आगे लगाओ एक डाइवर्जिंग लेंस लगाओ। कौन सा लेंस लगाओगे? डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? जो प्रकाश किरणों को डाइवर्ट करे। और कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को डाइवर्ट करता है। तो हम लोग इधर क्या लगा देंगे? कॉनकेव लेंस लगा देंगे। जब प्रकाश किरण आएगी कुछ डाइवर्ट करके भेजेगा, ले भाई अब ये कन्वर्ट करेगा तो इधर आ जाएगी, ठीक है। तो डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे, है ना, जिसको हम लोग कॉनकेव भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए बताइए। दोस्तों खसरा को इंग्लिश में हम लोग मीजल्स बोलते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। बाकी तो सबकी हिंदी इंग्लिश सेम है। तो इनमें से कौन सी डिजीज जीवाणु से होती है, बैक्टीरिया से होती है, आप लोगों को बताना है। बताइए। देखिए दोस्तों, पोलियो जो डिजीज होती है वो वायरस से होती है, हम लोग सभी जानते हैं। मीजल्स जो डिजीज होती है, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रूबेला हो गया, ये सारे के सारे आप लोगों के वायरस से होता है। आप लोग बोलेंगे तीनों बीमारी का नाम एक साथ कैसे लिया आपने? मीजल्स यानी खसरा, एक मम्स जिसको हम लोग गलसुआ रोग भी बोलते हैं, और एक रूबेला। क्योंकि दोस्तों एक वैक्सीन आती है MMR वैक्सीन, जो कि 3 बीमारी से बचाती है। ये तीनों बीमारी वायरस से होती है। कौन कौन सी? एक तो हो जाएगी मीजल्स यानी खसरा, एक आपका हो जाएगा मम्स जिसको गलसुआ भी बोलते हैं, और एक आपका हो जाएगा रूबेला। ये तीनों डिजीज आप लोगों की वायरस से होती है। टाइफॉइड दोस्तों आप लोग का बैक्टीरिया से होता है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? सॉल्मोनेला टाइफी इस बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा। ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कैसे करता है दोस्तों? ये अगर आप लोग कोई दूषित भोजन, दूषित खाना वगैरह पे ये बैक्टीरिया पाया जाता है, तो बाहर खुले वगैरह का खाना खाओगे ना, तब ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है और आपको टाइफाइड हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सभी आप लोगों के वायरस से होने वाली डिजीज है। देखो हेपेटाइटिस इस वर्ड का मतलब ही होता है लीवर की सूजन। इस डिजीज में आप लोग का जो लीवर होता है ना, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसका इनलार्जमेंट हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है। क्लियर है क्या? तो करेक्ट, ये भी आप लोग का वायरस से होता है। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को 8 अप्रैल को दोपहर 3 बजे की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन करवाता हूं, बताएंगे? बताए आप लोग। वॉट इज द फ्रिक्शन इन लिक्विड इज कॉल्ड? देखिए आपको पता है फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण, जिसकी वजह से मोशन में प्रॉब्लम आए, जिसकी वजह से गति में विरोध आए। तो आप लोगों को पता है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है, इस पे कोई सॉलिड है, कोई ठोस बॉडी है, हमने कोई फोर्स लगाया, जितना मोशन करना चाहिए था उतना नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या बोलते हैं? यार इस सरफेस और इसके बीच में क्या है? कुछ फ्रिक्शन है, कुछ घर्षण है। अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोग किसी लिक्विड को ऐसे फ्लो करवा रहे हैं,
कोई लिक्विड तो बहुत आसानी से फ्लो कर रहा है, कोई लिक्विड आसानी से फ्लो नहीं कर रहा, तो इधर क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि फ्रिक्शन? नहीं दोस्तों, फ्रिक्शन जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो किसके लिए होता है? सॉलिड के लिए होता है। लिक्विड और गैस में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब मेरा आप लोगों से 2 क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक तो आप लोगों का लिक्विड है, अगर इजीली फ्लो कर पा रहा है तो हम लोग बोलेंगे इसकी विस्कोसिटी कम है, इसकी श्यानता कम है। अगर फ्लो करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग बोलेंगे इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, एक तो भैया लिक्विड है, तरल है, क्लियर, और एक है आप लोगों का गैस। टेम्परेचर बढ़ाने से इन दोनों की विस्कोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो लिक्विड और गैस की विस्कोसिटी पे, इनकी श्यानता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी या घटेगी? बताओ, कमेंट करके बताओ, बताए सभी कमेंट करके। और अगर आप लोगों से विस्कोसिटी का मात्रक पूछा जाए तो मैं विस्कोसिटी का मात्रक बताता हूं दोस्तों। इसका जो एसआई मात्रक होता है ना, वो होता है पास्कल इंटू सेकेंड। लेकिन आप लोगों को जनरली ये मिलेगा नहीं, आप लोगों को जो दिया होता है वो ये दिया होता है पॉइज, है ना। तो पॉइज भी किसका मात्रक होता है आप लोगों का? किसका? विस्कोसिटी का मात्रक होता है। क्लियर है क्या? बताओ। लिक्विड का घटेगा, लिक्विड की विस्कोसिटी घटेगी, और गैस की? और गैस की भी घटेगी। देखो, लिक्विड की विस्कोसिटी, ध्यान रखिए, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में जो लिक्विड की विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है, ध्यान रखेंगे। और गैस की विस्कोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो देखो, एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ये गैस एक कंटेनर है, गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल है इसमें ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर रखी है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है। तो आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं, कोई यहां भाग रहा है, कोई यहां पर, कोई यहां पर, कोई यहां पर, ऐसे भाग रहा है। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, इनमें टक्कर भी होगी, कॉलिजन भी होगी। आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताइए, एक छोटी सी बात, कि अगर कॉलिजन होगी तो क्या मोशन में प्रॉब्लम आएगी? क्या बिल्कुल आएगी यार। एक तो बढ़िया आराम से मस्त होकर चल रहा था, बार बार भिड़ रहा है, तो उसको मोशन में प्रॉब्लम हो रही ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ कॉलिजन यानी टक्करों की संख्या बढ़ती है, यानी विस्कोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो गैस में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ती है, जबकि लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पर जो विस्कोसिटी होती है वो कम होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बताएं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, दोस्तों स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज का नाम है, आपको बताना है किसकी वजह से ये होता है। 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, बताएंगे। बताए। देखो, पहली बात है, ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती किस वजह से है? दोस्तों ये एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ये एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है। अब फिर वही क्वेश्चन, सर ये प्रोटोजोआ क्या होता है? ये एक सूक्ष्म जीव है, जैसे बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, बिल्कुल छोटा होता है ना, आप देख ही नहीं पाते। अरे कोरोना के वायरस को देख पा रहे हो क्या आपसे? तो ये आप लोगों के क्या होते हैं? एक सूक्ष्म जीव होते हैं। और दूसरी बात क्या है, ये आपके पैरासाइट होते हैं, परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको कोई ना कोई किसी की बॉडी चाहिए जिसमें से वो अपना खाना ले सके। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है जिससे अपना भोजन खुद बना सके। इनको दोस्तों ये पैरासाइट है, किसी लिविंग बॉडी से ही अपना खाना निकालते हैं। क्लियर? तो स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज है जो कि एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है। और ये प्रोटोजोआ आपकी बॉडी में एंटर किस वजह से करता है? अगर आपको ये सीसी फ्लाई बाइट कर लेगी, काट लेगी, तो ये जो प्रोटोजोआ जो इसकी बॉडी में था वो आपकी बॉडी में आ जाएगा और आपको डिजीज हो जाएगी स्लीपिंग सिकनेस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है, अभी मैंने बताया ये एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो उसका कुछ नाम भी तो होगा। तो उसका नाम है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई। ये क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा। और ये आप लोगों की बॉडी में एंटर कैसे करता है? सीसी फ्लाई जो है, अगर ये आपको बाइट करती है तब ये प्रोटोजोआ आपकी बॉडी में एंटर करेगा और आपको स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होगी। सर इसमें होता क्या है? सिम्टम्स बताओ। अर्ली सिम्टम्स यानी स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स आएंगे आप लोग को, फीवर होगा, हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, जॉइंट पेन एंड इचिंग यानी खुला। चलो बताओ, बताए इसका आंसर।
इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों के चारों मिक्सचर है, मिश्रण है। किसका इस्तेमाल सोने को शुद्ध करने में करोगे? अब आप लोग बोलोगे सोने को शुद्ध करना, ऐसा तो मैंने कभी कुछ सुना ही नहीं। देखो दोस्तों, आप लोगों ने कभी आसपास में आपकी शॉप होगी तो उसमें देखा होगा कि भैया उनको लोग गोल्ड दे के जाते हैं, तो वो भट्टी में डालते हैं, उसको बिल्कुल लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, वापस उसका कुछ वो बना के देते हैं। आप सोचते होंगे यार कि गोल्ड लेकर आए थे, गोल्ड ही वो सिल्ली बना के दे दिया, कुछ और बना के दे दिया, फर्क क्या हुआ? दोस्तों उसमें कुछ जो इम्प्योरिटी होती है ना, वो उसको उसमें से निकाली जाती है। तो इम्प्योरिटी निकालोगे कैसे? ऐसे थोड़ी भैया गोल्ड लेकर आया उसमें से, हाँ भाई देख एक तो ये रही इम्प्योरिटी, एक ये रही, नहीं। पहले उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको पहले घोलना पड़ता है सॉल्यूशन में। तो इनको घोलने के लिए, सोना आप लोगों का बहुत खतरनाक मेटल, ऐसे नहीं पानी में डालो घुल जाएगा, तो इसके लिए हम लोगों को एक खतरनाक 2 एसिड के मिक्सचर लेते हैं। एक होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और एक आपका होता है नाइट्रिक एसिड HNO3। दोस्तों दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगर रेशो पूछे तो ये आपका होता है 3:1 में। अगर 3 पार्ट HCl के ले रहे हो तो 1 पार्ट आप लोग नाइट्रिक एसिड का लो, और इसी मिक्सचर को हम लोग एक्वारेजिया बोलते हैं। करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चले आगे, क्लियर? चले आगे, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। नियर साइटनेस को आप लोग और किस नाम से जानते हो? नियर साइटनेस, अभी पहले दूसरे क्वेश्चन में तो लिखा होता मायोपिया के जस्ट बगल में लिखा होता नियर साइटनेस, अगर आपने देखा हो तो मायोपिया का ही दूसरा नाम क्या है? नियर साइटनेस है। इसमें क्या होती है? निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होता है। बताएंगे दोस्तों वाटर में क्या मिलाया जाए जिससे उसकी परमानेंट हार्डनेस, स्थायी कठोरता दूर हो जाए? 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, बताएंगे। फिर मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, बताओ। तो देखो 2 प्रकार की हार्डनेस होती है। एक तो होती है टेम्पररी हार्डनेस, अस्थायी कठोरता, टेम्पररी, जैसे कि नाम से समझना टेम्पररी है, मतलब आप पानी को गर्म करोगे ना तो ये टेम्पररी हार्डनेस आपकी दूर हो जाती है। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होती है, स्थायी कठोरता, ऐसे नहीं है कि पानी को गर्म करा वो आपकी हार्डनेस दूर हो गई, नहीं। इसके लिए हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग सोडा का, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसका इस्तेमाल करोगे तब जाके क्या होगी? वो दूर होगी। अब ये तो समझो ये टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस होती क्या है। इससे पहले आप लोग समझो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस है। ऐसा पानी जिसमें हार्डनेस होती है उसको हार्ड वाटर बोलते हैं, कठोर पानी बोलते हैं। कठोर पानी में होता क्या है दोस्तों, ये साबुन के साथ में आसानी से झाग नहीं देते हैं। अब ये हार्डनेस भी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है टेम्पररी यानी अस्थायी, एक होती है परमानेंट यानी स्थायी। टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है दोस्तों? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स अगर उसमें प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे आप लोगों का MgHCO3 है ना, बाइकार्बोनेट्स का मतलब है HCO3, तो कैल्शियम के या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। और अगर बात करें परमानेंट हार्डनेस जो होती है ना दोस्तों, क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है। किसके? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। तो इसके लिए हम लोग ये केवल आप लोगों का इट कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग वाटर, ऐसा नहीं है पानी को गर्म कर दोगे आप लोगों की परमानेंट हार्डनेस दूर हो जाएगी। परमानेंट हार्डनेस के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे सोडियम कार्बोनेट का, वॉशिंग सोडा का। जबकि जो टेम्पररी हार्डनेस है इट कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग वाटर, पानी को गर्म करोगे ये आप लोग की रिमूव हो जाएगी। बताए फाइंड ऑड वन आउट, इनमें से एक ऐसा आपको ऑप्शन चुनना है जो बाकी 3 से डिफरेंट हो। इन्फ्लुएंजा, चेचक, ठीक है, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, पीत ज्वर, येलो फीवर जिसको हम लोग बोलते हैं, और आप लोगों का बुखार। इनमें से एक डिजीज बताइए जो बिल्कुल आपका अलग है बाकी 3 से, बताए। देखो समझो यार, इन्फ्लुएंजा जो डिजीज है ये आप लोग के वायरस से होती है। चेचक की बात करें ये वायरस से होता है, येलो फीवर भी वायरस से होता है। अब देखिए जो बुखार है जरूरी नहीं है वायरस से हो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा वायरस से नहीं होता बुखार, वायरल डिजीज में भी आप लोग की बुखार आता है, जैसे कोरोना में आया। और दोस्तों आप लोग के बैक्टीरियल डिजीज में भी आता है, टाइफॉइड में नहीं आता क्या?
तो उसमें भी फीवर आता है। और अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था ये जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज जो प्रोटोजोआ की वजह से हो रही थी उसके भी सिम्टम्स क्या थे, उसमें भी फीवर आता है। तो जरूरी नहीं है ये वाला जो आप लोगों का डिजीज है ये केवल और केवल वायरस से है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बताएंगे आप लोग 8 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन की बताएंगे। मैं बता देता हूं दोस्तों, इस खड़िया का मतलब क्या मुझे भी नहीं पता था, मैंने सर्च करा है नेट पे। चौक बोलते हैं, चौक। चौक जानते हो ना आप लोग, लिखने वाला। स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे जिससे लिखते थे, वो चौक है आपका। चूना पत्थर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन को हम लोग बोलेंगे हिंदी में चूना पत्थर। संगमरमर कौन सा हो जाएगा आप लोग का, जो मार्बल होता है ना, मार्बल जो फर्श पे इस्तेमाल होता है, बताए तो कौन सा एक कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है। इट्स अ नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3। दोस्तों जो मार्बल होता है संगमरमर वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को ही तो चूना पत्थर बोलते हैं। जो चौक, जिस चौक से आप लोग लिखते हो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। जिप्सम दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक प्रकार नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो जिप्सम होता है ना, जो जिप्सम होता है, जब आप लोग इसको हीट करोगे, जब आप लोग इसको गर्म करोगे, ये ट्राइंगल का साइन किसका है, ट्राइंगल का सिंबल किसके लिए इस्तेमाल होता है, आप लोग इसको हीट दे रहे हो, उष्मा दे रहे हो। तो जब भी आप लोग इसको हीट दोगे तो इसका क्या होगा, डीकंपोजिशन होगा, इसका विघटन होगा। और इसके विघटन से आप लोगों को क्या मिलता है, CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O आपका अलग हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों जल के कितने मॉलिक्यूल थे, 2 थे। अब 3/2, 1.5 अलग रह गए, 1.5 अलग निकल गए, इधर कितना रह गया, आधा ही रह गया। तो अगर आप लोगों से पूछे जिप्सम का जब निर्जलीकरण होगा तो क्या मिलता है, तो आप लोगों को मिलता है ये चीज। ये क्या होता है आप लोगों का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए बताएं, बताओ दोस्तों। बोला जा रहा है डायलाइजर, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत दे रखी है, ये वाली स्पेलिंग सही है। ये जो एनटीपीसी की रेस्पॉन्स शीट में जो स्पेलिंग दे रखी है बिल्कुल गलत है, ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों जो डायलाइजर होता है, भी डायलाइजर क्या होता है, इन्होंने बता दिया कि ये एक मशीन है जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है। अच्छा, तो इसको हम लोग आर्टिफिशियल डैश भी बोलते हैं, कृत्रिम डैश भी बोलते हैं। क्या बोलोगे, बताओ। देखो समझो, आप लोगों को पता है, आप लोगों की, देखो आप क्या क्या खाते हो यार, आप मुझे बताओ आप क्या क्या खाते हो। आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो ना, रोटी खाते हो ना, रोटी रोटी सब्जी खाते हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों। उनमें आप लोग जैसे दाल खा रहे हो, चना खा रहे हो, दूध पी रहे हो, है ना, इनमें प्रोटीन होता है। और आप लोग भैया सब्जी खा रहे हो तो उसमें तेल का भी इस्तेमाल होता होगा, दूध दही भी पीते होंगे, उनमें फैट होता है। तो आप लोग बहुत सारी चीजें खाते हो, कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी, फैट भी। अब भैया जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो इसका बॉडी में जाके कुछ ना कुछ तो होगा ना, आपके कुछ ना कुछ तो इससे बन रहा होगा। तो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। एनर्जी मिल गई, ठीक है। साथ में ये बनाइए आप लोगों का वेस्ट है। प्रोटीन आप लोगों ने खाया, फैट आपने खाया, फैट से भी आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिलता है। भैया प्रोटीन आप लोगों ने खाया ना, अब प्रोटीन में प्रॉब्लम है। प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट में तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पाया जाता है, फैट में भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन इस प्रोटीन में दोस्तों कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। यानी यहां पर कुछ आप लोगों के ऐसे सब्सटेंस मिलने वाले हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा। अब दोस्तों नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होता है ना, ये हमारे लिए अच्छे नहीं है, इनका इफेक्ट थोड़ा सा पॉइजनस होता है। तो इनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना होगा ना, तो इसको निकालने में कौन इस्तेमाल करता है, किडनी। बेसिकली जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है यूरिया के रूप में बनता है, तो किडनी, ये ब्लड में होता है यूरिया, तो किडनी ब्लड में से यूरिया को निकाल देती है, और जब आपका यूरिन निकलेगा तो वो यूरिया आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में आपके लंग सहायता कर देगा, इसको आप लोगों का लंग कर देगा। ये पानी जो है ये कौन निकालेगा, पानी जो मैक्सिमम पानी आपका यूरिन के माध्यम से बाहर निकलेगा। बाकी आप जब कुछ सांस छोड़ते हो उसमें कुछ वाटर वेपर होती है, कुछ पसीनों के माध्यम से निकलता है, लेकिन मैक्सिमम कहां से, किडनी के माध्यम से निकलता है। क्लियर है क्या।
किडनी क्या करता है, ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, जो भी इंप्योरिटीज है, जो भी एक्स्ट्रा चीज है, उसको निकालता है और ब्लड को क्या करता है, साफ करता है। लेकिन मान लीजिए दोस्तों किसी की किडनी खराब हो गई तो उसको डायलिसिस करवाना पड़ता है ना। डायलिसिस में क्या होता है, ये उनका हाथ है, मान लो इनके हाथ से ब्लड निकालेंगे, मशीन में से पास करेंगे, जो भी इसमें एक्स्ट्रा वाटर था, जो भी इसमें इंप्योरिटी थी, सबको निकाला और वापस आप लोगों का ब्लड को चढ़ा दिया। तो उसको यार एक आर्टिफिशियल किडनी बोल सकते हैं कि जो काम किडनी कर रही थी आप लोगों ने बिल्कुल आर्टिफिशियली करवा लिया, तो उसको आर्टिफिशियल किडनी यानी कृत्रिम गुर्दा भी बोलेंगे। ठीक है, चलो आ जाइए। अब मैं आपको 4 फरवरी को सुबह 10:30 बजे की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन करवाता हूं। दोस्तों एल्वियोली के क्या फंक्शन है? पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, भोजन को पचाने में मदद करता है, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। दूसरा दिया हुआ है, भोजन के अवशोषण में सहायता करता है, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। रक्त को शुद्ध करना, टू प्योरीफाई द ब्लड। गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना, जहां पर गैसेस का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वहां पर एक सरफेस प्रोड्यूस कर रहा है। क्या करें यार, आइए मैं आपको बताता हूं। देखो इधर आओ दोस्तों, ये रहे आप लोगों के लंग्स, ये रहे आप लोगों के फेफड़े। क्लियर है क्या? ठीक है दोस्तों, आप लोग जो भी एयर अंदर आती है ना, ऐसे सांस लेते हो, एयर अंदर जा रही है, इस एयर में क्या क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था, ऑक्सीजन भी था, जल वाष्प भी, सब अंदर चली गई। आ जाओ। अब अंदर जाके क्या होता है, ऐसे ब्रांचेज होती है और अंदर छोटे छोटे से गुब्बारे होते हैं, छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचना होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोली, और इसको हिंदी में वायुकोश या वायु कुपिकाएं भी बोलते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे इसको मैं बड़ा करके बता रहा हूं, ये एक आपकी एल्वियोली हो गई, ये एक आपकी वायु कुपिका हो गई, ये आपकी वायुकोश हो गई। इनके नीचे से क्या फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है। अब ब्लड आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करके आता है, तो जहां जहां एनर्जी बनती है वहां पर मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो इस ब्लड में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो एल्वियोली बोलेगा, आजा मेरे पास में आ जा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पर ले लेता है और जो वहां से ऑक्सीजन आई थी ना, ऑक्सीजन को छोड़ देता है ब्लड में। और ऑक्सीजन की मात्रा अगर ब्लड में हो गई तो ब्लड क्या हो गया, आप लोग का प्योरीफाई हो गया। अब ब्लड जैसे जैसे जाएगा उसके पास में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, पूरी बॉडी में जाएगा और उसी की वजह से आप लोगों को एनर्जी मिलती है। तो इस एल्वियोली का काम क्या है मुझे बताइए। तो करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गैसों के आदान प्रदान हो रहा है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर जा रही है, ऑक्सीजन यहां पर आ रही है। गैसेस के एक्सचेंज के लिए एक आप लोग बोल सकते हो ना कि ये प्लेस है, मतलब गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है वो एग्जैक्टली कहां पर हो रहा है, वो एल्वियोली में हो रहा है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चले आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इसकी थोड़ी सी इंग्लिश गलत हो गई। आप लोगों से पूछा जा रहा है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कहां पर होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल शेल में, है ना। एटम जो होता है ना, एटम के इंटरनल और एक्सटर्नल शेल में, या फिर आप लोग बोल सकते हो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्बिट में। परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में, आउटर मोस्ट शेल में, एटम की आउटर मोस्ट शेल में, परमाणु के ठीक बाहर, मतलब एटम के भी बाहर बोल रहा है ये, परमाणु की सबसे आंतरिक कक्षा में, जो आप लोगों का इनर मोस्ट शेल होता है ना, उसमें होते हैं। कहां पर होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट शेल होती है ना, सबसे भारी वाली जो कक्षा होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए मुझे एक चीज बताओ, कैल्शियम में, कैल्शियम के एटम में, कैल्शियम के परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। 8 होगा, 4 होगा, 3, 2, 1, 0, क्या होगा बताओ, जल्दी से बताएंगे। देखते हैं कितने दोस्त बता पाते हैं, बताइए कितने दोस्त बता पाते हैं, ये देखते हैं। दो, दो, बहुत बढ़िया। देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। एटॉमिक नंबर 20 का मतलब है
इसमें इसके एटम में प्रोटॉन की संख्या 20 है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप लोग बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 है। दोस्तों कोई भी एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है, इसके चारों ओर कक्षाएं होती है, और इन कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तीसरे में 18 आ सकते हैं। तो 10 तो आपने बिठा दिया, तीसरे में 18 आ सकते हैं, तो आप तीसरे में क्या बिठा दोगे, 10 को बिठा दोगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, एक रूल है, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। तो भैया फिर ये कुछ इनका कुछ इस प्रकार से आता है 2,8,8,2। तो सबसे बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कैल्शियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए 23 जनवरी को दोपहर 3 बजे की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन कराता हूं, बताइए। इनमें से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? भैया तपेदिक, टीबी जो होता है ना, टीबी वो बैक्टीरिया से होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। CO2 मैंने बताया था, ताप विद्युत उत्पादन, जो भी आप लोग के थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, वहां पर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एमिशन होता है। चलो ये मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर करता है। अगर आप लोगों से पूछे दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती में कौन करता है, तो आपका आंसर इन्वर्टर होगा। ये करवा चुका हूं। ये वाला भी करवा चुका हूं कि ब्लड में ऐसा कौन सा लिक्विड पार्ट है जिसमें आरबीसी WBC प्लेटलेट्स होते हैं, या आप लोगों का प्लाज्मा होता है। गलती से वो वाली स्लाइड के क्वेश्चन लगा लिए मैंने, ये भी करवा दिया है मैंने। साउंड की स्पीड ज्यादा कहां पर होती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस में? कहां पर होती है, सॉलिड में होती है, ठोस में होती है, गैस में कम होती है। तो अगर ठोस से गैस में आ रहे हो तो साउंड की स्पीड कम होगी, घटेगी, डिक्रीज एज। ठीक है, बताओ। ये भी कर चुके हैं। डैश को कोशिका की पावर हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ये भी करा चुका है मैं, गलती से उसी रेस्पॉन्स शीट के क्वेश्चन लग गए मुझसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिज्म? अगर कोई व्यक्ति बौना रह जाता है उसके लिए क्या चीज रेस्पॉन्सिबल है, बताए। तो दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। और अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो आप लोगों का शरीर बिल्कुल भीम का जैसा हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बड़ा ग्रेट खली बन जाओगे आप। और अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तो आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आपकी हाइट कम रह जाएगी, बौनापन आ जाएगा, ड्वार्फिज्म आ जाएगा। तो उसके लिए क्या आप लोगों के रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है, पिट्यूटरी। कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये भी कर दिया, वो रोस्टिंग, कैल्सिनेशन सब बता दिया। हाँ अब ये करते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों 1 फरवरी को सुबह 10:30 बजे की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बताएंगे। बताइए आराम से। दोस्तों मंडे से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। इस सोमवार से, इस मंडे से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ध्यान आप लोग रखेंगे, जब तक आप लोग ये मजा उठाओ साइंस के क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिच इन यीस्ट? दोस्तों जो यीस्ट होता है ना, खमीर जो होता है, उसमें कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? दोस्तों खमीर एक प्रकार का फंगस ही होता है, एक प्रकार का कवक ही होता है, ध्यान रखेंगे। कुछ फंगस से आपको डिजीज हो जाती है, कुछ फंगस हमारे लिए अच्छे होते हैं, हम लोग खाते हैं। जैसे मशरूम जो आप लोग खाते हो वो भी फंगस का ही एग्जाम्पल है। जैसे सेम चीज बैक्टीरिया के साथ है, कुछ बैक्टीरिया तो अच्छे होते हैं और कुछ बैक्टीरिया आप लोग के बेकार होते हैं। ठीक है, तो कौन सा विटामिन आप लोग के यीस्ट में प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन बी। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, बताए। बताइए द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी इज? दोस्तों एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, सभी जानते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चले आगे। दोस्तों क्वेश्चन तो मेरे पास में सारे हैं, मतलब साइंस के भी है, पॉलिटी के भी है, हिस्ट्री के भी हैं, ज्योग्राफी के भी है, करंट अफेयर्स के भी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो भी पूछे गए हैं। मतलब मैं सुबह जब रेस्पॉन्स शीट से क्वेश्चन निकालता हूँ ना मैं, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे अभी 2019 वो पूछा गया था, आईपीएल 2019 का खिताब किसने जीता, भारत के चौथे प्रधानमंत्री का नाम बताइए। मतलब मैं ये जो मैंने ऑब्जर्व करा है ना, जो एनटीपीसी में, CVT 1 में, जैसे साइंस के तो मैं देख ही रहा हूँ, और भी मैंने बाकी सब्जेक्ट के जो देखे, जितना मुझे समझ में आता है ना। मतलब मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है उनकी, लेकिन फिर भी तो क्वेश्चन जीके की अगर बात करें तो इतने ठीक थे। मतलब क्वेश्चन ऐसे कोई नहीं है बहुत ज्यादा
डेप्थ में आए हो या बहुत ज्यादा वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारत के चौथे प्रधानमंत्री का नाम बताइए, या फिर आईपीएल 2019 का खिताब किसने जीता। कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होंगे, बट जनरली जब भी आप लोग के कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है तो यार ये वाले क्वेश्चन तो, करंट अफेयर्स भी अगर पढ़ रहा है तो ये वाली चीज़ तो करके जाता है वो आईपीएल वगैरह के, कि भैया कौन सा किताब किसने जीता, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते हैं, है ना, भारत के प्रधानमंत्री की लिस्ट, है ना, तो ये तो सारी चीज़ें जनरली वो याद करके जाता है। तो पेनिसिलियम क्या है दोस्तों, पेनिसिलियम फंगस है यार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बताएंगे, बताओ। एक स्पोर्ट्स वाला करा दूं क्या मैं, एक स्पोर्ट्स वाला भी करा दूंगा, करा देंगे आपके लिए, जो भी करेंगे बेस्ट करेंगे, टेंशन मत लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, इनमें से कौन सा रिन्यूएबल है, मतलब आप लोग उसका वापस से इस्तेमाल कर सकते हो। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सिनगैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सिनगैस क्या होता है दोस्तों, सिनगैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिनगैस बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में किया जाता है। बताए, इफ अनट्रीटेड HIV कैन लीड टू, HIV वायरस से क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है यार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बताए। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हूं, मैं आप लोगों को इसका श्योरिटी से, ये एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका मैं श्योरिटी से आंसर नहीं दे पाऊंगा, जबकि मैं आपको बताऊं ये जो सब्जेक्ट होता है पूरा इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट है। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो आप में से, आपने पढ़ा होगा मटेरियल साइंस, तो मटेरियल साइंस ये वाला जो सब्जेक्ट है पूरा 6 महीने पढ़ाया जाता है, जिसमें केवल और केवल यही बात करते हैं। मतलब उसमें उस पूरे 6 महीने में से 3 महीने तो ये बात होती है कि स्टील में आयरन मिलाने, ये कार्बन मिलाने से क्या होगा, ठीक है, BCC FCC, मतलब ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, मतलब आप समझ नहीं पाओगे मैं। उसके बावजूद है ना, ये वाला क्वेश्चन आप लोग का डाउट में रहेगा मेरे लिए। क्यों रहेगा, क्योंकि इसके एक से अधिक ऑप्शन इसके सही है, तो 2 ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होने चाहिए। तो पहले तो आप बताओ आपको क्या लगता है, विच केमिकल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड टू हार्डन स्टील। दोस्तों अगर आप लोग स्टील को कठोर करना चाहते हो तो इसके लिए कौन सी चीज उसमें मिलाओगे। पहले तो बात आती है सर स्टील बनता कैसे है, तो स्टील जो होता है ना वो कैसे बनता है, आयरन में जब कार्बन मिलाया जाता है उससे आप लोगों का स्टील बनता है। कार्बन का परसेंटेज हमेशा दोस्तों 2% से कम होता है। अब आप लोग बोलेंगे सर मैंने 0.6% मिलाया, किसी ने बोला मैंने 1.7% मिलाया, तो डिफरेंस क्या है। तो कार्बन का कंटेंट अगर कम होगा तो स्टील आपका, स्टील में हार्डनेस नहीं होगी, कार्बन का कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो स्टील में हार्डनेस आएगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्टील का बेसिक कंपोजिशन। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों उसमें कई चीजें मिलाई जाती है, मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम। क्यों, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए। जैसे आप लोग क्रोमियम मिलाओगे तो उससे भैया क्या लगती है, जंग नहीं लगती है, थोड़ी सी क्या मिलती है, मशीनेबिलिटी भी अच्छी होती है, थोड़ी सी हार्डनेस भी आती है। अब देखो ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्रोमियम से भी हार्डनेस आती है और मैग्नीज से भी हार्डनेस आती है, दोनों से हार्डनेस आती है। तो भैया रेलवे वालों ने आंसर दे रखा है इसका 2। और आप लोग जब नेट पे सर्च कर लो, कहीं पर भी कर लो, क्रोमियम का जब इफेक्ट देखोगे ना तो क्रोमियम डालने से भी क्या आती है, स्टील में हार्डनेस आती है। तो दोनों ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरी तरफ से। आप लोग चाहे गूगल वगैरह कुछ भी कर लो, आपको भी यही आंसर मिलेंगे। जब आप लोग गूगल करोगे क्रोमियम इफेक्ट इन स्टील तो देखेंगे हाँ भैया इसका भी इफेक्ट होता है, क्रोमियम डालने से भी हार्डनेस बढ़ती है, जंग प्रतिरोधी भी बनाता है, वो अलग चीज है। अभी हमारा मेन मुद्दा केवल वो है कि हार्डनेस कौन बढ़ा रहा है। तो दोनों करेक्ट आंसर है इसके 1 और 2, बट रेलवे वालों ने 2 ही दिया है, तो क्या कर सकते हैं बताओ। विकास जी बोल रही है सर क्रोमियम से तो जंग नहीं लगता। अच्छा विकास जी, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कहीं पर एक छोटी चीज पढ़ी होगी और वो चेप देते हैं। तो भैया मैं बेवकूफ थोड़ी जो मैं इतना बोल रहा हूं, इससे पहले ही मैंने आपको बता दिया, मुझे पता था आप क्वेश्चन में आपके ज्ञान आएंगे, तो उससे पहले ही मैंने बता दिया कि ये सब्जेक्ट 6 महीने पढ़ रखा है। मैंने नहीं, आप में से कई बच्चे उन्होंने 6 महीने पढ़ रखा है, मैंने तो पढ़ ही रखा है, ऑब्वियसली मैंने तो पढ़ा रखा है, आप छोड़ो। तो भैया कुछ कारण से बोल रहे ना सर, जंग नहीं लगती उससे। तो
आप लोग बोलोगे सर दूध है ना, दूध में तो प्रोटीन पाया जाता है, मैंने कहीं पर पढ़ा था, सर ने बताया था कि प्रोटीन पाया जाता है। तो भैया प्रोटीन ही थोड़ी पाया जाता है, विटामिन भी पाए जाते हैं, मिनरल भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। तो इसका यही इफेक्ट थोड़ी है कि केवल जंगरोधी बनाता है, इससे हार्डनेस भी बढ़ती है। चलो बताओ, तो 21 जनवरी को सुबह 10:30 बजे की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन करते हैं, बताओ भैया न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल कौन सा है, न्यूक्लियर फ्यूजन का, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का। ठीक है, बताइए। तो इसके दोनों करेक्ट आंसर है। अब रेलवे ने केवल ये दिया है। अब सुनो, एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मैं बताऊं, बताऊं आपको, टू बी ऑनेस्ट, अगर इसका आंसर रेलवे 2 नहीं देती, अगर इसका आंसर रेलवे 1 देती, तो सब ये बोल देते हैं अरे सर क्रोमियम ही होगा यार, मैग्नीज से उतनी नहीं बढ़ती, मैग्नीज से उतनी नहीं बढ़ती। तो आप, मैं हर किसी को बोल रहा हूं, जब भी किसी बच्चे को पढ़ाए तो उसको मैनिपुलेट ना करे। ये मैंने तो साफ बोल दिया, दोनों करेक्ट आंसर होने चाहिए, 100% दोनों सही है। और आप लोग गूगल वगैरह कुछ भी कर लो। तो ऐसा थोड़ी है कि भैया रेलवे ने अगर 2 दिया है तो मैं भी आपको बोल दूं कि नहीं भैया इससे ही बढ़ती, इससे नहीं बढ़ती। तो करेक्ट आंसर आपके दोनों होने चाहिए, दोनों से ही आप लोगों की हार्डनेस बढ़ती है, कठोरता बढ़ती है। ऐसा थोड़ी है कि भैया इसका रेलवे ने आंसर 2 दिया तो मैं इस पे मैं बिल्कुल पलट जाऊं और नहीं भैया ये 2 होगा। और अच्छा बताओ, रेलवे का कोई भरोसा थोड़ी है अगली बार वो 1 दे देगा, उनका भरोसा थोड़ी है, फिर क्या करोगे। और मान लो ऑप्शन में मैग्नीज नहीं दिया, फिर क्या करोगे, तब तो क्रोमियम पे टिक करना पड़ेगा ना। तो ये मैंने बता दिया कि भैया दोनों ही सही है, दोनों के ही आप लोग के इफेक्ट से हार्डनेस बढ़ती है। अब ठीक है, हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि अगर अगर रेलवे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो रेलवे को हम लोग 2 आंसर देंगे, क्योंकि रेलवे ये मानता है। आप लोग जब एसएससी जेई का पेपर दोगे, या जैसे कभी आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रखी होगी, तो वहां पर दोस्तों कई कई क्वेश्चन होते हैं जो हर डिपार्टमेंट उसके अलग अलग आंसर देता है। जैसे अगर आप लोग गेट में, जैसे आईएएस में आप लोग दोगे तो आईएएस वाले उसको ये सही मानते हैं, स्टेट के एग्जाम दोगे तो उसमें वो सही मानता है। तो हम लोगों को भी बदलना पड़ेगा ना, हम लोग देखना जाए, हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा एग्जाम देने जा रहे हैं। रेलवे वाला इसको सही मानता है और ये वाला इसको सही मानता है, तो भैया रेलवे में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग मैग्नीज पे टिक कर देना। अगर मैग्नीज नहीं हो तो क्रोमियम पे करोगे ही करोगे। वैसे दोनों आंसर सही है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। चलो बताओ, थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जब भी कोई 2 न्यूक्लियस मिलते हैं, जब भी कोई 2 नाभिक मिलते हैं, तो ये बड़े नाभिक का जब निर्माण होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिक के संलयन। देखो फ्यूज हो गए ना 2 न्यूक्लियस, और इसमें क्या बनती है दोस्तों, एनर्जी बनती है। इसमें क्या बनती है, एनर्जी बनती है। अब आप लोग बोलेंगे सर इसको थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं, थर्मो, क्योंकि दोस्तों इस वाली रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। सर क्यों होता है ये भी बताओ ना। अरे भैया क्यों होता है, देखो इधर आओ, ये 2 न्यूक्लियस को लेकर आ रहे हो, 2 नाभिक को लेकर आ रहे हो। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है क्या, नहीं होता। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब भैया 2 आप लोग पॉजिटिव चार्ज वाले को लेकर आओगे तो क्या वो रिपेल नहीं करेंगे क्या, समान आवेश प्रतिकर्षित नहीं करते क्या। तो अगर आप लोग इनको फिर भी मिलाना चाहते हो तो बहुत ज्यादा हीट भी लेकर आओ, अपने साथ में एनर्जी भी लेकर आओ, जिससे इन आवेश के प्रभाव को कम किया जा सके। तब बहुत ज्यादा जब हीट दोगे ना, तब जाके ये आप लोगों का फ्यूज होगा, समझ रहे हो। और दोस्तों इस एनर्जी का इस्तेमाल कहां कहां पर होता है, तो देखो 2 प्रकार के बॉम्ब होते हैं। एक तो होता है आप लोगों का एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये आपने सुना होगा। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है ना, वहां पर आप लोगों का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे बेस्ड होता है हाइड्रोजन बॉम्ब। जबकि जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, जो एटम बॉम्ब होता है, वो आप लोगों का न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन पे होता है। वहां पर एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है। ठीक है, चलो आगे। ये जो आप लोग का न्यूक्लियर पावर जनरेशन होता है ना, इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो भी किस पे बेस्ड है, आप लोग का न्यूक्लियर फिजन पे, नाभिकीय विखंडन पे। ध्यान रखेंगे। बताए, निम्नलिखित में कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है।
दोस्तों जैसे आप लोगों रहते हो कहाँ पर, मान लो आप राजस्थान में रहते हो, फिर राजस्थान के बाद में आप बताओगे सर मैं जयपुर शहर में रहता हूँ, जयपुर के बाद में आप लोग अपनी कॉलोनी बताओगे कि मैं सर राजा पार्क में रहता हूँ, राजा पार्क में आप लोग अपनी गली का नाम बताओगे, फिर उसमें अपना हाउस नंबर बताओगे। वैसे ही क्या होता है, इस पृथ्वी पे लाखों करोड़ों प्रकार के जीव है, तो इनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है ना, तो किस प्रकार से किया जाता है, पहले तो इनको किंगडम में बांट देते हैं कि कौन सा जीव प्लांट किंगडम में आएगा, कौन सा एनिमल किंगडम। किंगडम के बाद में आता है फाइलम, फाइलम के बाद में आता है क्लास, क्लास के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में जीनस, जीनस के बाद में स्पीसीज। तो सबसे जो मूल इकाई है ना वो कौन सी हो जाएगी, स्पीसीज हो जाएगी, प्रजाति हो जाएगी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, बताइए। आदित्य जायसवाल जी बोल रहे हैं गूगल से लोहे के साथ कार्बन सबसे किफायत मिश्रक होता है, लेकिन जरूरत के अनुसार इसमें मैग्नीज, क्रोमियम, वेनेडियम और टंगस्टन भी मिलाए जाते हैं। बताओ इसका आंसर बताओ। इतनी जल्दी भग भी गए गूगल पे, थोड़ा रुक तो जाते, ये तो पढ़ लेते। तो एक क्वेश्चन को सही कराने के चक्कर में आप 4 क्वेश्चन गलत करा गए अपने। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की वजह से स्कर्वी डिजीज होती है, जिसमें आपके गम्स में, मसूड़ों में स्वेलिंग आती है, ब्लीडिंग होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, मैं सोचता हूँ कई बार क्लास में नहीं आऊं। क्यों नहीं आऊं, क्यों नहीं आऊं, मजाक कर रहा हूं यार। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, ध्यान से समझो। अभी हम लोग एनटीपीसी के सीबीटी 1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, मंडे से हम लोग स्टार्ट कर देंगे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, और जब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं एनटीपीसी के पूछे हुए। दोस्तों वीकेंड पे हो सकता है मैं कुछ स्पेशल कर लूँ, जैसे कुछ बच्चों के पेपर हैं कि सर हमारा डीएफसीसीएल का ये पेपर है, अलग अलग पेपर के नाम ले रहे हैं, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूँ। बाकी मैंने कल भी आपको क्लास में बताया है, अगर आपने ये क्लासेस 2 महीने फॉलो कर रखी है ना, तो आप लोग कुछ और मत देखो, आपका सारे साइंस के क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो। दोस्तों इन दोनों क्लासेज को मिस ना करें। क्यों मैं बार बार बोलता हूं इन दोनों क्लासेज के बारे में, क्योंकि ये 2 क्लासेज आप लोगों को साइंस में इतना परफेक्ट कर देगी, इतना परफेक्ट कर देगी, जिसकी आप लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। भैया ये जो क्लास मेरे को लेते हुए लगभग 1.5-2 साल हो गए। अब आप मुझे खुद बताओ कि इन क्लासेज की क्या वैल्यू बनी रही होगी जो इतने बच्चे आते हैं, है ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया इसमें बहुत अच्छा आपको मिलता है, आप क्लास में आओ, आप देखो, आपको रैंक भी मिलेगी, आप लोगों में खुद में कितना इंप्रूवमेंट होगा आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। तो उसको आप लोग मिस ना करें। तो कैसे ज्वाइन करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, गोल सेलेक्ट करें आप लोग एसएससी एग्जाम, इसके स्पेशल क्लासेज में आइए, मेरा नाम सर्च करिए, मुझे आप लोग फॉलो कर लीजिए, इधर स्पेशल क्लासेज में, इधर आपको सारी क्लास आपको दिख जाएगी। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे आप लोगों से कोड पूछा जाता है, कोड लगाइए नीरज 11, जो डिस्काउंट है, सॉरी नीरज 11 लगाइए, तो ये आप लोग इसको अनलॉक कर लोगे। ठीक है दोस्तों, बेहतर तैयारी के लिए सब्सक्रिप्शन से जुड़िए, यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट मिलते हैं। सब्सक्रिप्शन लोगे ऐसा नहीं है मेरा साइंस का ही मिलेगा, सारे कोर्स मिल जाएंगे, शानदार पीडीएफ मिलेगी, सभी टीचर्स के सारी क्लास मिलेगी, अनलिमिटेड एक्सेस है, कंटेंट बायलिंगुअल मिलता है, जो कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं वो भी देख सकते हो, वीकली टेस्ट सीरीज में मिलती है। तो जब आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे, यहाँ पर आपके पास में प्राइस आएगी, कोड लगाइए नीरज 11, जो डिस्काउंट आएगा वो वाली प्राइस आप लोग पे करेंगे। किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले, नीरज 11 कोड लगाइए, डिस्काउंट आप लोग पाइए। क्लियर है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं 1 बजे और दोपहर 2 बजे वाली क्लास में। क्लियर है? चलिए बाय बाय, टेक केयर।